आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया, आप यहाँ तक आए मसरूफियात के बावजूद। मैं सबसे पहले उस इशू के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ है हमारे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, स्कीम वर्कर्स जो मुख्तलिफ़ महकमों में काम करने वाले हैं और बदकिस्मती से आज तक वो एहतजाज करते रहे। बार बार सरकार के दरवाजे खटखटाते रहे। वादों के बावजूद आज तक भी मिनिमम वेजेस एक्ट जिसका चर्चा है, ख़ास तौर पर मौजूदा इंतज़ामिया हर रोज़ करती आई है कि जो पहले कानून यहाँ नाफिज नहीं थे, हमने ही यहाँ नाफिज किया, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट का भी नाम लिया जाता है, वो अभी तक भी लागू नहीं। इनके कहने मुताबिक जो रुकावटें थी 370 की वगैरह वो सब उन्होंने दूर कर दी। तो लेकिन जहाँ तक आवाम को रिलीफ देने का सवाल है, जो पहले भी मांग थी जम्मू कश्मीर के सारे ट्रेड यूनियंस की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, कि भाई जहाँ तक उजरत का सवाल है इसको सियासी कलर ना दिया जाए, बल्कि यहाँ के मज़दूरों को भी, यहाँ के कामगारों को भी, मेहनत करने वालों को, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स में हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए। उनको उतना मिलना चाहिए कि वो सांस ले सके और अपने परिवार को पाल सके। लेकिन अभी आज चंद दिन पहले मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के आने 23 अप्रैल को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि मिनिमम वेज को बढ़ाया जाएगा 225 से 300 तक। मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ, क्या कर्म किया है इस सरकार ने। पहले कानून खुद बता रहा है कि जहाँ तक मिनिमम वेजेस का ताल्लुक है, कुछ सालों के बाद उसका रिवीजन होना चाहिए। वो रिवीजन क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है। ये जो वेजेस किसी को मिलते हैं वो ऐश करने के लिए नहीं, बाल बच्चे पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, रूखी सूखी रोटी देने के लिए। अब ये बताइए कि जब बाजार जो एक्ट कहता है, जो कानून कहता है कि भाई जब इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, तो उसका बतदरीज इजाफा होना चाहिए, इसका जायज़ा लेना चाहिए। कितने सालों से जम्मू कश्मीर में काम करने वाले कामगारों के मिनिमम वेजेस को, उनके वेजेस को बढ़ोतरी करने के लिए जायज़ा नहीं लिया गया, जो कि ज़रूरी है एक्ट के मुताबिक। अब इस एक्ट के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि वेजेस बढ़ाए जाते, और उसमें ये नहीं, मसलन अभी जो इन्होंने ये किया है, बढ़ोतरी की है 300 तक। आपसे मेरा सवाल है, सरकार से सवाल है, इन्फ्लेशन की रेट कहाँ पहुँच गई है यहाँ? अब ये 300 कहीं खर्च करने हैं। कौन सा शख्स आज के महंगाई के वक्त में 300 पर अपने अयाल को पाल सकता है, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकता है, अपने बच्चों को तालीम दे सकता है? एक तो ये, और दूसरा ये सवाल, जो स्कीमों में काम करने वाले हैं, मसलन आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, NHM में और काम करने वाले, HDF में काम करने वाले, अस्पतालों में काम करने वाले, CPW स्कूलों में काम करने वाले, मिड डे मील्स काम करने वाले, क्या उन पर यह लागू होगा? ये बढ़ोतरी जो इन्होंने की, क्या उनको भी इस मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर, और जो फरमान जारी किया इंतज़ामिया ने, क्या उसका बेनिफिट भी उन तमाम लोगों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। हर वक्त कहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर, सुपरवाइजर्स, NHM में काम करने वाले,
आशा वर्कर्स फ्रंट रो पर काम करने वाले हैं, कोविड में कोई भी भला हो वो काम करते हैं, भाई उनको मिनिमम वेजेस क्यों नहीं? मिनिमम वेजेस की दूर की बात है। आज जरा आंगनवाड़ी किसी भी बहन किसी भी बेटी से पूछ लीजिए कितने महीने हो गए, बजट कब हुआ पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? बजट बनाया गया, लेकिन अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स को सेंट्रल शेयर पिछले 6 महीने 7 महीने से मिला नहीं। 6 महीने 7 महीने से मिला नहीं। कलील सी थोड़ी सी रकम वो भी नसीब नहीं। स्टेट शेयर कब से बकाया है? डंडोरा पीट रहे हैं हमारे हाकिम लोग, इसमें माहिर है वो, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। और इसी वजह से हमारा मुतालबा है, बातें नहीं, वादे नहीं, ऐलानात नहीं, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और उसके दायरे के अंदर स्कीमों में काम करने वाले और जो भी डेली रेटेड कैजुअल लेबर्स, उनकी मांग तो रेगुलराइजेशन की है, लेकिन हम मुतालबा कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए और उन्हें वेजेस उसके मुताबिक मिलनी चाहिए, इसको इंश्योर किया जाए। ये हमारी मांग है आज। इसके अलावा आप ये चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर आए और कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद कुछ लेकर आएंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह बताऊंगा, मुझे कुछ लग रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लाजिमी तौर पर जो कई रियासतों में कुछ फसादात सरकारी शह पर हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो जुबान खोलते, कुछ कहते। आज फूड का सवाल, कौन सा खुराक खाना है, इस पर बहस है, कौन सा लिबास पहनना है। आप आज ये नहीं है कि आप हिंदुस्तानी शहरी है, आप किस जात के साथ हैं, किस मजहब के साथ हैं। यह सिचुएशन है जिससे आपसी टकराव, आपसी मुनाफरत बढ़ रही है और कुछ लोग तो खुल्लम खुल्ला एक कैंपेन चला रहे हैं हेट की, नफरत की, कभी एक सवाल के, कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी खुराक के हलाल के नाम पर। यह हो रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं एज ए सिटीजन, एक शहरी होने के नाते कल ये तवक्को रखने में शायद हक बजानिब था कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस सूरत हाल के बारे में कोई मैसेज देते मुल्क के शहरियों को, ताकि वो एक साथ रहते और जो भी दंगे फसाद, जो भी मुनाफरत पैदा करने वाले, तकसीम करने वाले, कम्युनिटीज़ को निशाना बनाने वाले, उन पर रोक लग जाती। ऐसा हुआ नहीं। और फिर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, उन्होंने एक ख़ास बात कही है कि पंचायती राज सिस्टम को लागू करने में जब से यहाँ बड़ी तब्दीली लाई, बड़ी तब्दीली क्या, हमारे नज़र में वो एक सानिहा से कम नहीं है, ट्रेजिडी से कम नहीं है, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हटाया गया। उसके बाद इनका कहना है कि अगर हमने कुछ किया, हमने ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को कायम किया। एक सवाल है मेरा अपने मुहिब वतन लोगों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हकाइक की रोशनी में जांचिए। जम्मू कश्मीर में ये कुछ नया नहीं हुआ। पंचायती राज सिस्टम लागू, माफ करे मुझे अहले इक्तदार, 1935 में
जब और कहीं नहीं, बिफोर पार्टीशन, प्री पार्टीशन, यहाँ पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था। यह हमारा वतन है जम्मू कश्मीर, जिसने रास्ता दिखाया है कि डिसेंट्रलाइजेशन की पहल की। और उसके बाद मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा पूरे मुल्क के लोगों को कि ये 1944 में जब एक पीपल्स मूवमेंट के तहत, पीपल्स मूवमेंट अवामी तहरीक थी कश्मीर में अपने हुकूक की लड़ाई की खातिर, तब जाकर एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसका नाम है नया कश्मीर। आज उस नया कश्मीर को खोल कर पढ़ लीजिए। मेरी अपील है हर शहरी से, उसमें देख लीजिए। वहां पर नॉट ओनली डिसेंट्रलाइजेशन बट एम्पावरमेंट, ये जो आज ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है सेल्फ रूल, उस सेल्फ रूल के बारे में सबसे पहला जो दिशा मुकर्रर की है वो उस नया कश्मीर डॉक्यूमेंट ने, जो रिजल्ट था पीपल्स मूवमेंट का, जो आलिमों ने नहीं बनाया, नो, जो एक लॉन्ग रन स्ट्रगल का नतीजा था, जिसमें दूसरा सवाल था लैंड टू द टिलर एज वेल, एजुकेशन फॉर ऑल, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। पंचायती राज सिस्टम के बारे में आज आप हमें कहेंगे कि आज आया, तारीख को मसक करना मुनासिब नहीं है। क्या हुआ? जहां तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, एक आईन है, एक कानून है और एक ढांचा है। क्या ढांचा है? बेसिक स्ट्रक्चर में ये सेकुलर है। सेकुलर होने के मतलब क्या है कि आपका अकीदा, आपकी फेथ अपनी जगह, लेकिन जहां तक हुक्मरानी का ताल्लुक है, हुकूमत का ताल्लुक है, सरकार चलाने का ताल्लुक है, स्टेट का ताल्लुक है, उसमें आपके अकीदे का या हुक्मरान के अकीदे का कोई दखल नहीं होगा। क्या हो रहा है आज? और दूसरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तैयार किया, वो फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या है फेडरल स्ट्रक्चर? पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज हैं और उसके मुताबिक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये टायर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के। आज क्या हाल है जब से ये सरकार आई? प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, उन सब में कौन कौन शामिल है हमें बताइए। क्या यह हकीकत नहीं कि एक हदी अख्तियार था रियासतों को, रियासती सरकारों को, कि वो अपना टैक्स खुद जमा कर लेते ताकि उनके माली अमूरात खुद तय होते। जीएसटी क्या था? जीएसटी एक बड़ा कदम था जो स्टेट्स का हदी अख्तियार है उसमें एनक्रोचमेंट करने का। दैट वाज अ बिग ब्लो टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बनाया, उसके बाद क्या कहा? एक काउंसिल बना दी और ये कहा स्टेट्स को इसमें अपना हिस्सा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें ये बताइए कि कितने, कब से जो स्टेट से लिया गया जीएसटी है और उनका जो शेयर बनता है, कब से वो रुका हुआ है? तो स्टेट गवर्नमेंट काम काज करें तो कैसे करें? क्या ये हमला नहीं है स्टेट्स के राइट्स पर? पहला हमला था जीएसटी इटसेल्फ, सेकंड था जो कमिटमेंट हुई कि आपको शेयर मिलेगा, उसको रोकना। तो कामकाज कैसे होगा?
क्या ये सही नहीं है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है? क्या ये हकीकत नहीं है कि एजुकेशन उस दायरे में आता है? लैंड लॉज पार्लियामेंट बनाती है, रियासती असम्बलियों को, सरकारों को पूछे बिना एजुकेशन के बारे में एक्ट बनाया जाता है, विदाउट एनी डिबेट, डिस्कशन, कंसेंट फ्रॉम द स्टेट असेंबली। और आजकल हालत क्या है? गवर्नर्स जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, जहां भी इलेक्टेड असेंबलीज हैं, लेकिन वह पैरेलल सेंटर्स बने, पैरेलल सेंटर्स एवरीवेयर, खास तौर पर अपोजिशन लेड गवर्नमेंट्स